हमने एक लाइन बना लिया, ठीक है, इधर पे लिख दिया ए, इधर पे लिख दिया बी, ठीक है। तो ए बी जो मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसको हम वेक्टर करेंगे, ठीक है। और इसको हम, ये ए बी एक वेक्टर है और इसको हम ए बी के ऊपर में एक एरो डाल के लिखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, इसके बारे में लिखो, द पॉइंट ए where from the vector AB starts. The point A where from the vector AB starts is known as initial point. Next, terminal point. जहां से वेक्टर ए स्टार्ट हुआ, मतलब वेक्टर ए बी वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट। मीन्स पॉइंट ए जो है वो अपना इनिशियल पॉइंट है, ये जो है अपना ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब टर्मिनल पॉइंट का डिफिनेशन लिखो, द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज सेड टू बी द टर्मिनल पॉइंट। यीशु का आशीष, सृजन, कौशल, सभी का क्लियर है कॉन्सेप्ट, सब कुछ ठीक चल रहा है। द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज सेड टू बी टर्मिनल पॉइंट। तो ये जो हो गया अपना, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नीट्यूड। आज ही हम एक्सरसाइज सेकंड में घुस जाएंगे, फर्स्ट करके सेकंड में भी घुस जाएंगे, बहुत आसान है। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और ब्रैकेट में लिख देना लेंथ। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड मान लो कि कोई ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर जो है ये, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम, सॉरी, ए बी वेक्टर को हम दूसरे तरीके से ए वेक्टर ऐसे डाल के भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ए बी वेक्टर, ए बी के ऊपर में हम हेड ना, मतलब एरो हेड ना डाल के अगर सीधा स्मॉल ए के ऊपर में डाल दे तो इसका भी मीनिंग ये सेम है। और इसके अगर मैग्नीट्यूड को अगर हम बात करें तो मोड से हम इसको दिखा देते हैं। मोड से अगर ऐसे दिखा दिए तो भी इसका मैग्नीट्यूड हुआ, अगर ऐसे दिखा दिए तो भी मैग्नीट्यूड हुआ, और सिंपली अगर ए लिख दिए तो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सब जो हमने लिखा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। क्लियर है आशीष? मैग्नीट्यूड का डिफिनेशन फिर से रिपीट कर दो, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड, और लेंथ भी हम इसे बोलते हैं। इसको हम ए बी के ऊपर मॉड डाल के और सिंपली हम हाँ बोलो भाई, बोलो, चूक कुछ पूछ रहे थे? मैं नहीं था सर। तो देखो, जैसे ये जो है ना ए से शुरू हुआ है, बी से खत्म हुआ है, तो हम इसको ए बी के ऊपर में एरो लगा देंगे और उसको मॉड के अंदर डाल देंगे, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। या इसका नाम अगर हमने ए वेक्टर ऐसे डिनोट किया है तो इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो भी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ए लिख दिए तो भी मैग्नीट्यूड है, सिंपली ए बी अगर लिख दे तो भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही हुआ। चारों ही तरीका सही है मैग्नीट्यूड लिखने का, ठीक है। अगला टॉपिक है पोजिशन वेक्टर। अगला टॉपिक है अपना पोजिशन वेक्टर। ग्रेस आज नहीं आया है, अब टाइम नहीं लगेगा, मैथ खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, बाकी फिजिक्स में ही थोड़ा टाइम लगेगा। फिजिक्स में भी अब कंपेरेटिवली आसान है उस सब चैप्टर से। सबसे लार्जेस्ट जो था अपना, हाँ मैं आ गया। ग्रेस आ गया, अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। पोजीशन वेक्टर लिखो, कंसीडर अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, कंसीडर अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन स्पेस full stop, the vector OP with initial point, the vector OP, ऐसे लिखना OP with initial point origin
O and terminal point P is called the position vector of P. एक पॉइंट हमने ले लिया P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड था, ये स्पेस में हमने ले लिया, तो हमने यहाँ पे एक्सिस बना दिया, ठीक है, एक्सिस क्रिएट कर दिया। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जो इसका इनिशियल पॉइंट जो कि ओरिजिन पे है वो, और फाइनल पोजीशन जो है P, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हो गया ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। OP जो हो जाएगा वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये तुमने लिख लिया, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। रिपीट कर दे रहा हूँ, सर कंसीडर अ पहले से पॉइंट फिर से P, रिपीट कीजिए। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, कंसीडर अ पॉइंट P x y z इन अ स्पेस फुल स्टॉप, द वेक्टर OP with initial point origin O and terminal point P is called the position vector of P. It may be denoted by P vector, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, डिनोट करते नहीं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम P वेक्टर लिख सकते हैं, स्मॉल p वेक्टर, या R वेक्टर भी लिख सकते हैं, R वेक्टर भी लिख सकते हैं। बुक ने R वेक्टर लिख रखा है, बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो R हो जाएगा। तो यहाँ पे जो R वेक्टर है अपना, R वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो या तो R वेक्टर लिख दो या OP वेक्टर लिख दो, दोनों का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर। अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, OP का मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लिखो या नहीं तो ऐसे लिखो, या सिंपली R लिख दो, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तीनों का मीनिंग सेम हुआ, दिस दिस एंड दिस, इन तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये सब तो पढ़े होंगे ग्रेस, पता है ना। हाँ बोल दीजिए, नहीं बोलेगा तो ना ही बोल दो भाई, मौन का मतलब क्या होता है। मजा नहीं आ रहा है ग्रेस, कौशल, इच्छुक, आशीष, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है सर। हाँ सर आ रहा है। हाँ यस सर। हाँ हाँ, एक बात इधर से एक बात और छूट गया, अगर कोई कहीं जगह पे अगर ऐसा लिखा होता है, मान लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लेस देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। मैग्नीट्यूड 0 से कम लेके नहीं चलते हैं, ठीक है, लेस देन 0 नहीं लेके चलते, 0 तक लेके चलते हैं, ठीक है। 0 वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और बाकी 0 से कम नहीं होता है, तो ये इसको गलत माना जाएगा। बाकी कुछ बताना रह गया, बाकी नहीं रह गया, ठीक है। अगला टॉपिक है, अब बोलोगे कि सर पोजीशन वेक्टर में क्या पॉइंट P ही हो सकता है, क्यों नहीं, हाँ Q भी हो सकता है। पॉइंट Q ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम ये जो हो जाएगा ये OQ हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, OQ हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो OQ का मैग्नीट्यूड ये इस प्रकार से हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, सेम तरीका है, ठीक है। हाँ बोल दो भाई सब लोग। अगला हेडिंग दीजिए डायरेक्शन कोसाइन। लिखो, लेट OX OY OZ बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ, let OX OY OZ be the coordinate axis and लिखो रब ये कप ले जा, ठीक है, वेक्टर साइन नहीं डालना, OX लिखना है, OX OY OZ जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड PXYZ ऐसे PXYZ be any point in a space, be any point in a space, full stop, let OP max angle अल्फा बीटा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा सर विथ, हाँ PXYZ be any point, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेट OX OY OZ बी द पॉइंट, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, OX OY OZ बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड
पी एक्स वाई जेड, देखो हमने लिखा हुआ है ऐसे लिखना, पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, इन द स्पेस। जैसे देखो ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ठीक है। और हमने लिखा कि पी एक्स वाई जेड विद द पॉइंट इन द स्पेस, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ये स्पेस में है, ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है, सॉरी फुल स्टॉप, लेट ओपी मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ओपी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर, ये एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, कहाँ से, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है, ये बना रहा है अल्फा एंगल, ठीक है, अल्फा एंगल। वाई एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है। मैंने एरो दिखा दिया, ये एरो नहीं दिखाना था, बीटा एंगल बना रहा है। और जेड एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है, वो गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसका भी कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये गामा एंगल बना रहा है। ये बात समझ में आ गई चूक, make angle alpha beta gamma with coordinate axis ox oy and oz respectively, full stop. Then the angle alpha beta gamma, then the लिखो next, then the angle alpha beta gamma, alpha comma beta comma gamma are known as direction angle, are known as direction angle, alpha beta gamma are known as direction angle, लिख लिए। cosine of this angle, cosine of this angle, that is cos alpha comma cos beta comma cos gamma, cosine of this angle cos alpha cos beta cos gamma are called direction cosine of line OP, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन OP, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, दीज डायरेक्शन कोसाइन आर डिनोटेड बाय, मैं जो लिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से लिख पा रहे हो ना, थोड़ा स्पीड में लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? सर थोड़ा रिपीट करिए ना। शुरू से, लेट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पी नहीं एक्स नहीं वो नहीं। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पॉइंट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, फुल सर स्टॉप। लेट ओपी मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रेस्पेक्टिवली, the angle alpha beta gamma is known as the direction angle. Cosine of this angle, that is cos alpha cos beta cos gamma, are called direction cosine of line OP. Cos alpha cos beta cos gamma are called direction cosine of line OP. हो गया ग्रेस? फुल स्टॉप। हाँ सर हो गया। These direction cosine are denoted by, these direction cosine are denoted by L, M and N. L, M, N. L, M, N. इसको हम L, M और N से डिनोट करते हैं। नोटेशन के फॉर्म में अगर हम इसको लिखे तो जैसा कि देखो, ऐसे डायरेक्शन रेशियो तो अभी हमने लिखा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने लिखा है कि ओ एक्स ओ वाई ओ जेड अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो अल्फा बीटा गामा जो है ये डायरेक्शन एंगल है, अल्फा बीटा, कलर चेंज कर देता हूँ, एंड गामा, ठीक है, ये जो है ये है डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल, ठीक है। अब इस एंगल का कोसाइन अगर हम इसको कॉस के टर्म में हम ले ले तो ये कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। इससे पहले एक बात और जान लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो अगर इसको किसी भी एंगल से मतलब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर वो आंसर, चलो इसको समझने से पहले एक चीज और जानेंगे, फिलहाल रहने देते हैं, पहले डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा L, M, N, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन।
मतलब कोसाइन ऑफ दिस एंगल मींस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हमने लिखाया, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, और जिसको हम एल एम और एन से भी डिनोट करते हैं। ये बात सही है, समझ आ गया? मींस एल एम एन ये जो है अपना डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब हम इसको अगर अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। कोई दिक्कत आशीष? ये है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये सारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। हाँ बोलो। ठीक है, ये हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो समझते हैं। डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको समझने से पहले एक चीज जानते हैं। तुम थोड़ा सा एज्यूम करना, मतलब मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। मान लो ओपी वेक्टर है, तो तुम क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे एज्यूम कर लो, जैसे तेरा पलंग है, पलंग का जहाँ पे तुम बैठे होगे, तो ऊपर में जो मच्छरदानी लगाने का डंडा लगाते हो, तो वहां पे किसी एक कॉर्नर पे या रूम के एक कोने पे, ठीक है, जहाँ पे 3 वाल मिलते हैं, छत और 2 वाल, उस कोने पे नजर डालो। वहां पे तुम अगर एक डंडा खड़ा कर दो बीचों बीच, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे जो डालोगे, कोई लाइन खींचोगे तो भी परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस पे खींचोगे तो भी परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस पे खींचोगे तो भी परपेंडिकुलर होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको मान ले एक्स एक्सिस को ओए एक्सिस मान ले, इसको मान लो कि अगर हम ओए लाइन बोलते हैं इसको, तो ओए लाइन पे अगर पॉइंट पी से हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये जो है अपना ओ ए है, इसी को हमने घुमा के बनाया ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट पी से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ओपी, ओपी क्या है? तो ओपी तो पहले से ही आर वेक्टर है, ये ओपी जो है ये तो पहले से ही पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ चूक, या नहीं समझे? तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम का कोना देखो, ठीक है, तेरे चेहरे के सामने वाला एक्स एक्सिस, तेरे पीछे की तरफ हाँ वाई सर, आ एक्सिस, रहा है। की तरफ जेड एक्सिस, बीच में एक डंडा खड़ा कर दो, तो वो वहां से जो एक्स एक्सिस पे कोई मतलब लाइन ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री पे जाएगा, जाएगा कि नहीं? परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, समझ गए चूक बढ़िया से? तो ये जो है अपना एक्स हाँ है, सर, आ गया। ये अपना आर है, और ये एंगल जो है अपना अल्फा है। अल्फा तो हमने पहले ही देखो मान रखा है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉस अल्फा बोले, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स मतलब हाइपो डिवाइडेड बाय बेस, एक्स नहीं हो जाए, हाँ ये सॉरी बेस बाय हाइपो, उल्टा बोल दिया। कॉस जो होता है बेस बाय हाइपो एक्स डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, मिल जाएगा? हाँ बोलो। हेलो, सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो हमें यहाँ से x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। कॉस अल्फा जो है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, कहाँ गया, एल नाम दे रखा है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कलर चेंज करके, कॉस अल्फा का नाम एल दे रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एल आर लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एल आर लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर, इसी प्रकार से y एक्सिस पे खींच लेंगे, ठीक है, और कर लेंगे z इज इक्वल टू एन आर, तीनों हो जाएगा ये चूक? हाँ बोलो। हाँ सर। एल आर एम आर एन आर, ठीक है, एल आर एम आर एन आर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्सप्रेस्ड इन द एल आर एम आर एन आर। अब जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है, मतलब पहले एक्स वाई जेड में हमने रिप्रेजेंट किया था, उसको एल आर एम आर और एन आर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 द कोऑर्डिनेट of P may be expressed as, हम P पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड करके, एल आर एम आर और एन आर लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम ओपी
अच्छा ओपी को तो लिखे नहीं थे, पीछे देखो। हाँ ओपी यहाँ पे लिख रखे थे √x² y² z²। चलो ठीक है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करके वैसे L² R² M² R² N² R² लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये रखो, उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ तक लिख लिए थे ना? सर एक बार पीछे की। हो गया? हाँ सर हो गया। तो अगर हम ओपी को लिखे, ओपी इक्वल टू जब हम लिखें OP², ठीक है, ओपी तो अपना ये रहा, कहाँ गया, पीछे लेके चलते हैं। हाँ ये देखो, ये क्या है, ओपी 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 ओपी, ये देखो ओरिजिन प्रतिभा इक्वल टू ये ओपी इक्वल टू दिस, ओपी इज इक्वल टू √x² y² z²। जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, OP² इज इक्वल टू राइट साइड का रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा OP² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। आशीष समझ में आया तुझे ये बात या नहीं? हाँ बोलो। सर हाँ सर x² सर a² नहीं हो सकता सर इधर सर? a² कैसे हो जाएगा? XYZ कोऑर्डिनेट है ना, XYZ तो अपना कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट का, ठीक है। इस पॉइंट जो है यहाँ यस पे सर, यस सर। पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है ना। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे तो मैं दिखाता हूँ। ओपी जो है अपना ऐसा था ना, x² प्लस y² प्लस z²। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तू क्या हो रहा है यार? हाँ तो ये देखो, इधर स्क्वायर से रूट कट गया, इधर पे हो गया OP², ठीक है। ओपी इज इक्वल टू अपना यस r था, सर। R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस, सॉरी x नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करेंगे। x इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, LR, तो LR का स्क्वायर लिख देते हैं, अब प्लस MR का स्क्वायर y इक्वल टू सिमिलरली हमने लिखा था, और z इज इक्वल टू NR लिखा था, तो NR का स्क्वायर कर देते हैं। तो R² इज इक्वल टू L², सब में आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। L² को अगर हम कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, नहीं R² को कॉमन ले लो, L² कैसे कॉमन है यार, उल्टा ही बोल दिया मैंने। R² अगर हमने कॉमन ले लिया तो बच गया L² प्लस M² प्लस N²। R² से R² कट जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1, ये मिल गया। हाँ बोल दो। यस सर। Where L, M, N are multiplied by scalar k, we get the direction ratio। हाँ अब देखो, अब हम इसमें L, M और N जो है इसको अगर हम किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA। तो यहाँ पे तुम लिखो, यहाँ पे नीचे where L, M, N, L, M, N are multiplied by a scalar k multiplied by a scalar k, we get direction ratio, we get direction ratio। सर फिर से दैट बोलिएगा। इज, हमने बोला कि वेयर, सॉरी वेयर नहीं, वैन, ये वेयर लिख दिए, वैन L, M, K आर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर k, वी गेट डायरेक्शन रेशियो, वी गेट डायरेक्शन रेशियो। अगर हम L को A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी L को M को N को तीनों को हम K के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, L K, M K और N K, दैट इज L K, M K एंड N K आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर इसको एक सेकंड, इसका एक और प्रूफ करते हैं सर हाँ बोलो। सर इसमें के क्या है? कोई कांस्टेंट है, कोई भी अच्छा कांस्टेंट, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, के एलिमेंट का
स्केलर स्केलर है, कोई स्केलर है, कोई भी स्केलर, स्केलर तो वही होता है कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। स्केलर है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद ए बी सी डायरेक्शन रेशियो, तो मान लो कि इसका वैल्यू अपने को ए मिल गया, ठीक है, इसका वैल्यू ए मिल गया, इसका वैल्यू बी मिल गया, और इसको सोल्व किया तो सी मिल गया। मतलब सोल्व करेंगे ना, कोई भी के का वैल्यू कुछ ना कुछ डालेंगे, एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें ए मिल जाएगा। मतलब ए बी सी को हमने डायरेक्शन रेशियो मान लिया। कुछ समझ रहे हो? ए बी सी को हमने डायरेक्शन रेशियो मान लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब यह कि के का वैल्यू कुछ ना कुछ डालेंगे तो कोई तो आंसर निकलेगा ना, फिर दूसरा आंसर, फिर तीसरा आंसर, इसको हमने ए बी सी मान लिया। ये बात समझे चूक? हाँ सर। हाँ बोलो। तो जब ऐसा होगा तो जो अपना एल था, एल जो कि क्या था अपना, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन था, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करेंगे, मतलब एल बाय ए लिखेंगे। एल बाय एल के भी हम लिख सकते थे, फिर एल एल कट जाता, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाता। तो एल बाय ए, ठीक है, प्लस एम बाय बी प्लस एन बाय सी। तो गलत लिख रहा हूँ मैं, प्लस नहीं, इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा दिमाग इधर पे चला गया। तो डायरेक्शन रेशियो को अगर हम डायरेक्शन कोसाइन को अगर हम डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करेंगे, ये एल के, एम के, एन के, ये सब अपना डायरेक्शन रेशियो है, तो इसको हमने ए बी और सी मान लिया, ठीक है। तो जब हम डायरेक्शन कोसाइन को, जो कि एल एम एन था, उसको डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। मतलब हमने इसको मान लिया कि भाई ये लेमडा के बराबर आ जाएगा, जहां पे लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। वेयर मतलब कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, तो इसको हमने मान लिया कि ये सम कांस्टेंट है। आशीष समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो ऐसे कंडीशन के लिए जो अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर जो होगा, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर इन तीनों के जो कॉफी मतलब ये ए बी सी का वैल्यू इसके स्क्वायर करेंगे तो नॉट इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, 1 के इक्वल नहीं आएगा। और यहाँ पे आर जो हो जाएगा अपना, ये तो कर लीजिए, चलो ठीक है, बस यही इतना तक था। ये बात ध्यान रखना, इसका हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। एल एम आर का स्क्वायर हमने 1 प्रूव कर लिया, ठीक है। तो बस इतना था तुम्हारा इसका डेरिवेशन बेस्ड टॉपिक। अब इससे अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कहाँ गया, थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ना है। चलो उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट चले। डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना। एल एम एन होता है, एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। और डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है, एल एम एन को किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे, 1 2 3 4 5 6 जो भी आना धाना कुछ भी हो, मल्टीप्लाई कर देंगे तब जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी सी। अब आंसर ही नहीं पता है तो हमने इसको मान लिया ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, तो ये कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो। याद रहेगा? हाँ बोल दो। हाँ सर। फिर डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो एक लेमडा के बराबर आएगा, लेमडा कोई कांस्टेंट आएगा, कुछ आंसर आएगा। ऐसे कंडीशन में ध्यान रहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 आएगा। आगे चलते हैं। अब लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो पहला है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं लिखूंगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, तुम पूरा बढ़िया से लिखोगे। तो पहला टाइप है अपना जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बारे में लिखो। A vector whose initial and the terminal point coincide is known as zero vector. A vector which initial and terminal point coincide is called zero vector. लिख लिए? जहां पे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाए उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको हम जीरो के ऊपर में वेक्टर के साइन ऐसे करके दिखाते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कि ये कोई वेक्टर है, इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये हो गया जीरो वेक्टर। तो ये ए वेक्टर जीरो वेक्टर, ठीक है। समझ गए चूक? अरे यार ये कहाँ पे लग गया? हाँ सर। हाँ, अगला जो वेक्टर है, हाँ, जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा शून्य होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ये जीरो होता है, शून्य होता है,
ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन किधर होता है जीरो वेक्टर का ग्रेस? डायरेक्शन किधर होता है? वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा ना? सर पता नहीं, शायद है ही नहीं। एवरीवेयर, एवरीवेयर, क्या सर? जिधर एवरीवेयर, जिधर मर्जी उधर, यानी तो नोवेयर, कहीं नहीं, ठीक है, हर जगह, कभी कहीं नहीं, ठीक है, जिधर मर्जी उधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट वेक्टर है, सॉरी जीरो वेक्टर है। वेक्टर है तो सर डायरेक्शन होगा, ऐसे मैग्नीट्यूड में आपने क्या लिखा? हाँ तो सर मैग्नीट्यूड बोला का तो आगे है क्या मैंने। लिखा है? शून्य, ZERO, हिंदी में लिख दिया जानबूझ के। सेकंड अरे वेक्टर सर है मैंने बोला यूनिट तो वेक्टर। कहीं पे अच्छा नहीं। बोले थे क्या? ओ ठीक है, हमने शायद किचकिच हो गया, नहीं सुन पाया। यूनिट मैंने वेक्टर, बोला कि किधर नहीं, किधर भी नहीं होगा बस। अच्छा किधर भी नहीं होगा, अच्छा ठीक है, ये भी सही हुआ। नोवेयर एवरीवेयर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में लिखिए। अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। A vector whose magnitude is unity is said to be unit vector। ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। किसी ने मैसेज किया, चैट किया, मेरी आवाज कट रही है क्या भाई लोग? नहीं नहीं ग्रेस, तुम्हारा सुन रहा हूँ, बीच में बस एक बार के लिए कटा था आंसर बोलने के टाइम पे, नहीं कट रहा है, ठीक है ग्रेस? हाँ लिख सर। लिए, a vector whose magnitude is unity is said to be unit vector। It is denoted by, it is denoted by, ए के ऊपर में कैप लगा के दिखाते हैं, ए के ऊपर में कैप, ए कैप, so that magnitude of a cap is equal to 1। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, मैग्नीट्यूड जो इसका होता है, मैग्नीट्यूड, ये मॉड का मतलब वही होता है, ठीक है, मॉड का मतलब वही होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका 1 होता है, यूनिटी, यूनिटी लिखो या 1 लिखो, ठीक है, एक ही बात हुई। और इसका जो डायरेक्शन होता है किधर होता है ग्रेस? सर किसका? यूनिटी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का। सर वो डिपेंड करता है ना। कैसे डिपेंड करेगा भाई, वही तो पूछ रहा हूँ। इन द गिवन वेक्टर, इन द गिवन वेक्टर, ठीक है, जो वेक्टर दिया रहेगा यूनिट वेक्टर उधर ही होगा, ठीक है। और इसका जो हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर कभी भी, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उस ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर अपना आ जाएगा। यूनिट वेक्टर मतलब ये छोटो से वेक्टर, ठीक है, ये छोटा सा वेक्टर, इसका एक यूनिट पार्ट, ठीक है, ये जो निकालेंगे ऊपर में कैप लगाया तो ये अपना 1 आएगा, ठीक है, समझ गया आशीष अच्छे से? यस यूनिट सर। वेक्टर समझ। अगला वेक्टर जो है अपना वो है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, थर्ड नंबर, को इनिशियल वेक्टर। इसके बारे में लिखो, टू और मोर वेक्टर having the same initial point are called co-initial vector। Two or more vector having the same initial point are called co-initial vector। दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से निकलता है, ठीक है, तो हम उसको को इनिशियल, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। हाँ बोलो। टू और मोर सर एक वेक्टर बार हैविंग द इनिशियल पॉइंट, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। मीन्स सबका इनिशियल पॉइंट सेम मान लो, ये ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म हुआ, ए से स्टार्ट हुआ सी पे खत्म हुआ, ए से स्टार्ट हुआ डी पे खत्म हुआ, तो इन सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। सर एक बार इनिशियल, पीछे वाले पेज में लीजिए ना। हाँ सर हो गया।
इनिशियल पॉइंट जो है वो सबका सेम है, तो हम इसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर है। मतलब वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी, सॉरी ओ ए नहीं, गलत बोल दिया, ओ से स्टार्ट ही नहीं किया, ए बी, ए सी और ए डी, ये सब क्या है, को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर आ गया समझ में आशीष? यस सर। अगला टॉपिक है 4th नंबर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, कोलिनियर क्या हुआ रे गौरव, क्यों झगड़ा कर रहा है? पानी चाहिए तो झगड़ा करेगा? उस वायर को नीचे कर, मार देगा करंट, मर जाएगी। उस वायर को नीचे रख, पहले उसको रख जमीन पे, हाथ में सटेगा, मारेगा झटका, उठा के फेंक देगा तुझे नीचे। उसको पहले बेस पे रखना, प्लेट को रखना, उस पे रखेगी क्या? वायर को देख उधर घुमा, तब पहले सेट कर ले, फिर उसमें ये करना। उसमें हाथ लगेगा तो करंट मार देगा। हाँ अब करो, मारो मुक्का। फिर से देख, लाइन दे दी पहले, पागल लड़की, मारेगी सबको। हाँ सॉरी, कोलिनियर वेक्टर, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो लिखो, इफ टू और मोर वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम लाइन, if two or more vector are parallel to the same line, such vector are known as collinear vector. Such vector are known as collinear vector. अगर दो वेक्टर है, अगर एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम उसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है और सेम लाइन पे है, तब हम उसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लो ये एक लाइन है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है पॉइंट बी, यहाँ पे है पॉइंट सी, मतलब ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ये सब क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। हो गया? अब बोलोगे कि सर इसका मतलब एक ही लाइन पे होना जरूरी है? नहीं, एक कंडीशन ये भी याद रखना कि जैसे मान लो कि ये अगर ओ ए वेक्टर है, ओ ए नहीं, ए बी वेक्टर ले लिया हमने, ये ए बी वेक्टर है, ये सी डी वेक्टर है, सी डी वेक्टर है, और ये जी एफ वेक्टर है, जी एफ वेक्टर है, सभी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये सारे कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, इफ टू और मोर वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम लाइन, किसी एक लाइन के, या फिर बीच में कोई इमेजिनरी लाइन मान लो, इसके पैरेलल है सेम लाइन के, तो ये सभी कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है, समझ गए चूक? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, लिख लो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट, इफ द कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चूक लिख लो, कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम लाइन। आवाज जा रहा है क्या आशीष? यस सर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लिख लिए? अगर मैं एक वेक्टर ऐसा दे दूं अपनी मर्जी से, रिपीट करो, कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और अगर मैं एक वेक्टर ऐसे दे दूं, इसका नाम दे दिया एक्स वाई वेक्टर, तो बताओ क्या ये कोलिनियर वेक्टर है? नहीं, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है इनके। ठीक है, और डायरेक्शन भी इसका दूसरे तरफ है। पहले पैरेलल देखेंगे कि ये पैरेलल है कि नहीं। कोलिनियर वेक्टर हमेशा पैरेलल होता है एक दूसरे के। हो गया? अगला टॉपिक है 5th नंबर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इसके बारे में लिखो। इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तब होगा इक्वल। इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर have the same magnitude and direction, if two vector a vector and b vector have the same magnitude and direction, regardless of the position of their initial point, regardless, regardless
regardless of the position of their initial point, such vector are said to be equal vector. Such vector are said to be equal vector. दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे। हाँ बोलो। जैसे बोला रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट, मतलब दोनों वेक्टर्स का अगर पोजीशन पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट अलग है ना सर, तो भी तो इक्वल फिर वेक्टर क्या होगा। टर्मिनल पॉइंट तो भी भी तो अलग होगा ना सर? क्या? टर्मिनल पॉइंट भी अलग होगा ना सर मतलब? नहीं, टर्मिनल के बारे में नहीं लिखा गया। इनिशियल पॉइंट मतलब ऐसे मान लो ये है ए वेक्टर, ठीक है, और देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट अलग है, ये है बी वेक्टर, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना सर चाहिए। अगर ये 4 यूनिट का है, सुनो ना, अगर ये 4 यूनिट का है तो ये भी 4 यूनिट का होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है इसका, इधर भी टुवर्ड्स नॉर्थ है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। टर्मिनल पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, समझ गए चूक? आशीष, सॉरी ग्रेस, ग्रेस पूछा था क्वेश्चन। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। समझ गए चूक? ग्रेस, इनिशियल टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं, इनिशियल भी अलग और टर्मिनल भी अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ग्रेस हाँ बोलो, समझ गए तो? भाग गया ग्रेस रे, ढूंढने हाँ दो। सर। हम्म, अरे सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि तुझे समझ ही नहीं आया। हाँ, नहीं सर, आ अगला गया। टॉपिक है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर पढ़े थे इतना डीपली वेक्टर ग्रेस, या ऊपर ऊपर बस डिफिनीशन पढ़ के निकल गए थे? क्या सर? बोले कि इतना अच्छे से डीपली पढ़े थे वेक्टर चैप्टर को, या ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गया था पहले? डेफिनेशन उतना डीपली नहीं पढ़े थे सर, अच्छा अच्छा, इसलिए कंफ्यूजन था बस थोड़ा इनके थोड़ा। बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। अब तो पूरा आइडिया आ गया ना। हाँ सर। लिखो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज द गिवन वेक्टर। A vector whose magnitude is same as the given vector से ए बी, ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में, से ए बी, गिवन वेक्टर को हमने ए बी बोल दिया। A vector whose magnitude is the same as the given vector, comma, but direction is opposite to that of it. But the direction is opposite to that of it. लेकिन डायरेक्शन जो है उसका अलग है, अपोजिट है, ठीक है। It is known as the negative of vector AB. It is known as the negative of vector AB vector. That is, BA vector is equal to minus AB vector. BA vector is equal to minus AB vector. ये बात समझ गया? मतलब अगर कोई वेक्टर है AB वेक्टर, इधर की तरफ है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन उसका उधर है B की तरफ, एक दूसरा वेक्टर है AB, ठीक है। इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इसका लेफ्ट साइड है, उसका राइट साइड की तरफ है, तो हम बोल सकते हैं कि बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। समझ आ गया? हाँ बोल दीजिए। यस सर। अब आप सज्ज हैं पूरी तरह से जंग के लिए। अब आप एक एक्सरसाइज की को फोड़ देंगे बढ़िया से, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते, छोटा सा मजेदार है। एग्जाम्पल नंबर 3, इन फिगर विच ऑफ द वेक्टर आर कोलिनियर इक्वल को इनिशियल। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इस टाइप का फिगर दिया गया है, इसको बताया गया है ए वेक्टर, ठीक है। इसको बताया गया है बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेक्टर बना दिया, ये है सी वेक्टर, ठीक है। और एक नीचे की तरफ बना दिया है
डी वेक्टर। इनमें पूछा गया है कि कोलिनियर कौन कौन सा है, इक्वल कौन कौन सा है और को इनिशियल कौन कौन सा है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर लिख सकते हैं। कोलिनियर कौन होगा, कोलिनियर बताइए। कोलिनियर वेक्टर क्या कहता है, सेम लाइन के पैरेलल। तो यहाँ पे 3 वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल है, ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो कौन कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर हो जाएगा इचुक। अगर मैं इसको एक लाइन मान लूं तो देखो तीनों पैरेलल है, ए सी डी तीनों ही पैरेलल है इसके, सही कि नहीं है। सेकंड में बोल दिया इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर कौन कौन सा होगा, इक्वल वेक्टर के लिए क्या क्राइटेरिया था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल होने चाहिए, यही था ना। हाँ बोलो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस किस का इक्वल है, देखो ए का और सी का, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और दोनों के डायरेक्शन भी इक्वल है। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। थर्ड नंबर, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है, हेलो कौशल किशोर, सुन पा रहे हो, यस सर। आशीष। थर्ड नंबर इसमें बोला है को इनिशियल वेक्टर, इसी का थर्ड पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल के लिए अपना कंडीशन क्या था कि इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट किस किस वेक्टर का सेम है, ये देखो सी वेक्टर का और डी वेक्टर का और बी वेक्टर का, ठीक है। बी वेक्टर भी इधर से ही निकला इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, इनिशियल पॉइंट तीनों का सेम है। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। सबको समझ में आ गया अच्छे से, नहीं आया, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हम होमवर्क भी छोड़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होमवर्क छोड़ेंगे, ठीक है। हम मेन अभी करते हैं, बाकी छोड़ देंगे, जो इजी है आपके लिए कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो हम छोड़ दे रहे हैं वो आप करेंगे, नहीं होगा तो हम करेंगे, ठीक है। इसमें बोला गया क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड द वेक्टर। बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर में लिखा है 10 kg, क्या लिखा है 10 kg, तो ये क्या है, मास। मास क्या होता है, स्केलर, ठीक है, स्केलर हो गया। सेकंड नंबर में बोला गया है कि 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये वेक्टर होगा, हो जाएगा। थर्ड नंबर इसमें बोला गया 40 डिग्री, तो भाई ये टेम्परेचर है, इसका डिग्री है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो ये स्केलर हो जाएगा। समझ रहे हो कौशल या नहीं समझ रहे हो, समझ रहे सर। फोर्थ नंबर 40 वाट लिखा हुआ है, 40 वाट, भाई ये वाट है, वाट मतलब ये जो है यूनिट ऑफ पावर है। पावर जो होता है, पावर का जो यूनिट होता है, मतलब पावर स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट स्केलर, तो ये हो जाएगा स्केलर, SCALR है यार, क्या हो जा रहा है। हाँ, उसके बाद 5 नंबर में दिया हुआ 10 to the power -19 C सेल्सियस, तो ये भी स्केलर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आया, हाँ बोलते जाओ। समझे सर जी या नहीं समझे, यस सर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक्सरसाइज का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 नए वाले बुक का। क्या हुआ, पीछे जाना है, कुछ बोल रहे थे, चुप, कौन बोल रहा है भाई, थोड़ा अच्छे से बोलो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। नेक्स्ट, कहाँ गया मेरा प्लस मार्क,
हाँ इधर है नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि इन अ फिगर अ स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर कोइनिशियल इक्वल कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसमें से बताना है फिगर में से कि कौन सा कोइनिशियल है, कौन सा इक्वल है, कौन सा कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिगर बनाऊं या हो जाएगा बिना बनाए? फिगर बनाऊं क्या? ये लो फिगर, ऐसा ही है ना? समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसा वेक्टर साइन बना देता हूँ, ये ए वेक्टर, ठीक है, ये है अपना बी वेक्टर, ये है अपना सी वेक्टर और ये है अपना डी वेक्टर। बन गया? तो इसमें से आशीष बताएगा कोई इनिशियल कौन कौन सा वेक्टर है। एक थोड़ा मार्क मैंने गलत कर दिया, सॉरी। हाँ, ये इधर की तरफ लगा हुआ है एरो डी वेक्टर का। आशीष बताओ कोई इनिशियल कौन कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर और डी वेक्टर। ए वेक्टर और डी वेक्टर। फिगर में एक और गलती है, ठीक है, फिगर में एक और गलती है, मैं थोड़ा सही करता हूँ। हमने एक ही डायरेक्शन में पूरा लगा दिया। अब बताओ आशीष, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ठीक है, ऐसे ही तो था पहले। हाँ, तो ए वेक्टर और डी वेक्टर सही बोला, को इनिशियल है। को इनिशियल वेक्टर जो होगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, बहुत अच्छा। कौशल बताएगा इक्वल वेक्टर। बी वेक्टर डी वेक्टर सर। ठीक है, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। बी और इक्वल है, ए सी भी तो इक्वल है कौशल, ए सी क्यों नहीं इक्वल है? ए सी वेक्टर सर। ए सी भी है ना आशीष? यस सर। आशीष कंडुलना नहीं सर, बोलबे नहीं, ए सी भी होगा ना इक्वल आशीष? नहीं सर, नहीं होगा क्यों नहीं होगा आशीष? सर, डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ बिल्कुल सही, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसलिए नहीं होगा। दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, समझे कौशल? यस सर। थर्ड में है कोलिनियर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए, तो कोलिनियर वाला कंडीशन लगा दो। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन था? मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन कैसा भी हो चलेगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे इसको, क्या हो जाएगा बोलो तो ग्रेस, क्या हो जाएगा? ए और सी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब मैं बोलूंगा कि डी और बी क्यों नहीं होगा? डी और बी भी तो कोलिनियर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर भी कोलिनियर है, लेकिन इसका डायरेक्शन भी इक्वल है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन तो सेम है। अब मतलब ये इक्वल वेक्टर भी है, ये दोनों इक्वल वेक्टर भी है, लेकिन ये बोला कोलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने ए और सी लिया। अगर ओनली बोलता कोलिनियर तो बीडी भी हो जाता, बीडी और एसी। समझ गए? रुकुम, हाँ बोलो, नहीं बोलोगे? नहीं बोलेगा, मत बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि ट्रू फॉल्स बताइए। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या ये कोलिनियर होगा? बोलिए जल्दी। 5 का 1 यस सर। होगा, वेरी गुड, तो ट्रू हो जाएगा। सेकंड में बोला कि टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। फॉल्स। ठीक है, फॉल्स इसलिए होगा कि यहाँ पे देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों तो कोलिनियर है पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। सही कि नहीं है? थर्ड नंबर में बोला है कि टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर होगा जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या ये कोलिनियर होगा? फॉल्स। हो सकता है लेकिन होगा ऐसा तो नहीं। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर हम ले ले दो वेक्टर ऐसे,
ए वेक्टर, क्वेश्चन में क्या दिया था, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ले लेते हैं, लेकिन ऐसा ले लिए, चलो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो क्या ये कोलिनियर होंगे? नहीं होंगे, गलत हो गया, गलत साबित कर दिया इसको। ट्रू फॉल्स में ही होना होता है कि या तो सही साबित करो या तो गलत साबित करो। 4th नंबर, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, क्या 2 कोलिनियर वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये भी फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रू था, बाकी सारे फॉल्स। आ गया समझ में? मजा आ गया? आसिफ, मजा नहीं? कितने एक्सरसाइज है? 3 एक्सरसाइज है। नहीं, अभी है, डिलीट नहीं है क्या शेष इसमें? सर कोई पता भी नहीं। बोलो यार, ये चुप, सिलेबस नहीं देखे? नहीं सर। टोटल 4 एक्सरसाइज। नहीं सर, डिलीट अच्छा, नहीं है सर। ठीक है, जितना एक्सरसाइज उतना दिन, अगर बढ़िया से एक क्वेश्चन जैसे आज किए ना, सारे क्वेश्चन को अगर डिस्कस करेंगे तो जितना, अगर छोड़ छोड़ के करेंगे तो 3 दिन में खत्म, मतलब मैक्सिमम ये 4 दिन जाएगा, मतलब आज हो गया 10 तारीख, 10, 11, 12, 13 तारीख तक खत्म। अच्छा, कल तो शायद हम कल आ रहे हैं साइंस सिटी घूमने के लिए, को लेकर घुमाने 9th क्लास के बैच को, तो कल, अच्छा कल तो वैसे भी था, तो कल कैंसिल हो जाएगा क्लास, और बाकी अगले थर्सडे, मतलब अब जो भी थर्सडे आएगा उसको भी हम क्लास करेंगे, मतलब ऑल डे होगा क्लास अपना, ठीक है? समझ गए चूक? इस महीने और अगले महीने में, ठीक है? हाँ सर। जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा, और 3D ज्योमेट्री भी बहुत आसान, ज्योमेट्री और वेक्टर एक ही दूसरे पे दोनों बेस्ड है, वेक्टर पर लिए 3D तो एकदम फुल स्पीड से निकाल देंगे। बुक में लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो तुम लोग बोले कि कर लोगे, इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी कराना है, प्रोग्रामिंग भी करा देंगे, ठीक है? जो लेगा वो फिजिक्स लेगा, फिजिक्स को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और बस उतना कम नहीं है, ठीक ठाक समय है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस हम तुमसे यही कहेंगे सर, हम रिवीजन कब करेंगे? रिवीजन आप स्टार्ट कर दीजिए पीछे, आगे पढ़ते रहिए, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, आज के क्लास में इतना ही।